नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। संसद में हंगामा चल रहा था मानसून सत्र में, और ठीक उसी शोर में, इसी पॉलिटिकल ड्रामे का फायदा उठाकर देश के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे साइलेंट इकोनॉमिक हाईजैक कर लिया गया। भारी शब्द कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन कुछ इसी तरह का। द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026 एक ऐसा कानून जिसने बिना किसी नेशनल डिबेट के, बिना किसी प्राइम टाइम न्यूज कवरेज के उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को एक ही झटके में अपाहिज कर दिया, ऐसे यहाँ के लोग कह रहे हैं। और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा। दो राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जिस वक्त ये बिल संसद में खामोशी से पास हो रहा था, ठीक उसी वक्त देश के सबसे बड़े माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर का उत्तराधिकारी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ बैठा। क्या ये महज इत्तेफाक था? आज हम एक ऐसे डार्क सीक्रेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो आपके न्यूज फीड से शायद गायब हो। हम उस सीक्रेट लेटर का एक्सरे भी करेंगे जिसे नवीन पटनायक ने एक चेतावनी के तौर पर लिखा था। मैं आपको वो सेक्शन 9D भी दिखाऊंगा जो साबित करता है कि उड़ीसा के पास अब सिर्फ प्रदूषण, बीमारियां और विस्थापन बचेगा, और सारा प्रॉफिट, सारा रेवेन्यू सीधे दिल्ली के रास्ते कुछ प्राइवेट तिजोरियों में जाएगा। इस डकैती को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि खनिज, अंग्रेजी में मिनरल्स, असल में किसकी प्रॉपर्टी है। भारत के संविधान में जमीन और उसके नीचे दबा खजाना, कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइट उस राज्य की संपदा है, उस राज्य के लोगों की प्रॉपर्टी। दशकों से उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो गरीबी और कुपोषण से लड़ रहे हैं, उनका इकलौता बड़ा सहारा यही खनिज रहे हैं। जब जमीन से कोयला निकलता है तो राज्य उस पर रॉयल्टी और टैक्स लगाता है। इसी टैक्स के पैसे से उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं और सड़कें बिछाई जाती हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे सिस्टम को और उनके नेशनल चैंपियन यानी चुनिंदा कॉर्पोरेट को एक बात बहुत खटक रही थी, शायद उन्हें इन खनिजों पर अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली चाहिए थी। अगर राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स लगाती रहेंगी तो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि राज्यों के पास खनिजों पर टैक्स लगाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, तो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में पैनिक मच गया। कुछ लोगों ने, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको बताया कि MMDR 2026 बिल माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए आया। वो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का किस्सा सुनाते रहे, झुंझुना पकड़ाते रहे। लेकिन उस झुंझुने को पकड़ने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई है, सेंटर बनाम स्टेट का वही पुराना ड्रामा। क्या फर्क पड़ता है कि टैक्स का पैसा उड़ीसा सरकार ले या केंद्र सरकार ले, पैसा तो देश में ही है ना? यही ट्रैप है। दोबारा आप सोचिए इस पर। ये राजनीति नहीं है, ये कॉलोनी मॉडल है, उसका एक ब्लूप्रिंट है। आप समझ सकते हैं इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद है? वो क्या करते? भारत से कच्चा माल कौड़ियों के दाम पे निकालते थे, उसे मैनचेस्टर भेजते थे और वहां से प्रॉफिट कमाते थे। भारत के पास क्या बचता था? अकाल, गरीबी और बर्बाद जमीनें। MMDR 2026 ठीक यही कर रहा है। अगर आप उड़ीसा के क्योंझर या अंगुल जिले में जाएंगे, वहां के लोगों के फेफड़ों में सिलिकोसिस है। राज्य इस तबाही की कीमत वसूलता है उस टैक्स से, ताकि वो हेल्थ केयर और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF को फंड कर सके। लेकिन अगर राज्य का टैक्स लगाने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो आप जरा सोच कर देखिए, कल्पना करिए आप कि आपके घर के नीचे सोने की खदान है। कोई बाहरी आदमी आता है, आपका घर तोड़ता है, धूल और कचरा आपके आंगन में फेंकता है, सोना निकाल कर ले जाता है। और जब आप उससे हर्जाना मांगते हैं तो वो कहता है, सॉरी, दिल्ली से कानून पास हो गया है, मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, और हाँ, उस धूल को साफ कर लेना आप। ये है MMDR 2026 का असली चेहरा। ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, नवीन पटनायक का लेटर है, जो उन्होंने उड़ीसा के मौजूदा मुख्यमंत्री को लिखा हुआ, जो बीजेपी के हैं। नवीन पटनायक कोई एक्टिविस्ट नहीं है, वो एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने दशकों तक उड़ीसा पर राज किया। उनके पिता ने भी, जिन्होंने उड़ीसा के माइनिंग सेक्टर को बनते देखा। उनका ये लेटर एक राजनेता का बयान नहीं है, एक राज्य की चीख है। द माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल 2026 के 2 सबसे खतरनाक सैंक्शन का एक्सरे करते हैं। पहला है सेक्शन 9D। कानून की भाषा बड़ी चालाक होती है। सेक्शन 9D साफ शब्दों में कहता है कि राज्य सरकारें अब खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीनों पर किसी भी तरह का टैक्स या सेस नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जो अधिकार दिया था उसे संसद के फ्लोर पर एक झटके में शून्य कर। दूसरा है सेक्शन 13। ये सेक्शन केंद्र सरकार को वो भगवान वाली ताकत देता है
जिससे वो ऐसे नियम बना सके जो राज्यों के बचे खुचे अधिकारों को भी सीमित करे। यानी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की जमीन से निकले खनिजों की कीमत अब वहां की विधानसभा नहीं, दिल्ली के एसी कमरों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स और उनके कॉर्पोरेट दोस्त तय करेंगे। ये डबल इंजन का फायदा भी है। इसीलिए क्या डबल इंजन चाहती है सरकार। और अब उस विजुअल पर मैं वापस आता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। जिस वक्त संसद में ये बिल खामोशी से पास कराया जा रहा था बिना डिबेट के, ठीक उसी वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ अडानी ग्रुप के उत्तराधिकारी की मीटिंग हो रही थी। अडानी ग्रुप जो भारत में कोल माइनिंग, एल्यूमिना, रिफाइनरी और पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर हो गया है। उड़ीसा उनके पूरे सप्लाई चेन का ग्राउंड जीरो है। जब किसी राज्य के खनिजों पर से राज्य का ही अधिकार छीना जा रहा हो और ठीक उसी वक्त देश का सबसे बड़ा माइनिंग प्लेयर वहां के मुखिया के साथ बैठा हो, तो इसे पॉलिसी मेकिंग कहते हैं? नहीं, इसे कॉर्पोरेट टेकओवर आप कह सकते हैं। भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और राजकोषीय संघवाद पर तमाम जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसके बारे में तमाम चीजें करने वाले लोग कहते हैं ये बिल राज्यों को आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग है। जब राज्यों के पास अपना रेवेन्यू नहीं होगा तो उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए केंद्र के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जाहिर है कि सरकार और उनके पीआर मशीनरी का अपना एक बचाव है इस पूरे मामले पर। आप किसी भी टीवी चैनल पर या किसी भी कॉर्पोरेट एनालिस्ट से उस पर बात करते हुए देखेंगे तो इस वक्त एक तर्क बड़े जोर शोर से दिया जा रहा है कि राज्यों के अलग अलग टैक्स लगाने से देश में माइनिंग इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव हो रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लगता है वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए और इस बिल से रोजगार आएगा और माइनिंग में क्रांति, जैसे चाइना में है। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, सबको देश में क्रांति ही चाहिए, सब चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लेकिन ये क्या झूठ है? अगर आप हाल के दिनों का डेटा देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके लिए? क्या उस आदिवासी के लिए जिसकी जमीन बिना फेयर कंपनसेशन के अधिग्रहित कर ली जाती? नहीं। क्या उस स्थानीय प्रशासन के लिए जिसे कैंसर और टीबी के मरीजों के लिए अस्पताल बनाने हैं लेकिन फंड जीरो कर दिया गया है? नहीं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ उस कॉर्पोरेट के लिए है जिसे अब राज्य सरकार के लोकल टैक्स, सेस और एनवायरमेंटल पेनल्टी से नहीं जूझना पड़े। उसे सिर्फ दिल्ली में एक सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल मैनेज करना है और कुछ नहीं करना। डेटा हमें बताता है कि जब से माइनिंग ऑपरेशंस प्राइवेट मोनोपोली के हाथ में गए हैं, स्थानीय रोजगार गिर गया है, भारी गिरावट आई है, क्योंकि सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया। प्रॉफिट्स उड़ीसा में इन्वेस्ट नहीं होते, वो प्रॉफिट्स अहमदाबाद, मुंबई और विदेशी टैक्स हेवंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसकी एक अलग कहानी है, कभी स्टोरी करूंगा। सरकार का तर्क है कि इससे खनिजों के दाम घटेंगे। सच ये है कि इससे सिर्फ कॉर्पोरेट्स का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ेगा। उड़ीसा की जमीन छलनी होगी, नदियां जहरीली होंगी और रेवेन्यू का वो हिस्सा जो स्कूलों और अस्पतालों में जाना चाहिए था वो किसी बिलियनियर के नेटवर्थ ग्राफ को ऊपर ले जाने में काम आएगा। ये फेडरलिज्म की हत्या है। अगर आप उड़ीसा या झारखंड के नागरिक हैं तो ये बिल आपकी आने वाली पीढ़ियों की संपत्ति पर दिन दहाड़े डाका डालने के लिए लाया गया, ऐसा लग रहा है इनिशियली। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को 3 हार्ड फैक्ट्स में समेटने की कोशिश करता हूं मैं आखिरी में। MMDR 2026 का सेक्शन 90 और 13 सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास करके राज्यों को वित्तीय रूप से दिवालिया करने का हथियार है। ये सवाल आपसे भी। खनिज संपन्न राज्यों को सिर्फ प्रदूषण और विस्थापन के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि सारा रेवेन्यू सेंट्रलाइज किया जा रहा है। नवीन पटनायक की चेतावनी और अडानी की मीटिंग सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, इस पूरी रिसोर्स डकैती की क्रोनोलॉजी है। हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां हमें लगातार उस सिचुएशन में डाला जा रहा है कि हम चीजों को बहुत गहराई से ना देखें, नहीं तो हम दिमागी नक्सल होंगे। हमें लगता है कि जो कानून दिल्ली में बन गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो कल आपके राज्य का पानी, आपकी हवा और आपकी जमीन भी एक लीगल अमेंडमेंट के जरिए किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन को सौंप दी जाएगी। आज की इस स्टोरी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं किसी और स्टोरी के साथ, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है। राज्यों की चिंताएं हैं और जाहिर सी बात है कि उड़ीसा और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो जो डबल इंजन का एक पूरा कॉन्सेप्ट ये सरकार लेकर आई उसका मकसद क्या यही था? और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको अमेंड करने के लिए बिना किसी बहस के पार्लियामेंट में अगर इस बिल को पास किया गया तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जरूर आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया।